गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरी से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो बेटा पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज, संविधान एक जीवंत दस्तावेज चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक अनुच्छेद 368 में वर्णित संशोधन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है। हमने साधारण बहुमत से और विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का अर्थ, उसका अभिप्राय, उसका तात्पर्य, ये सब पढ़ा है। तो विशेष बहुमत क्या है एक बार उसको फिर पढ़ेंगे। और इसके बाद जो संविधान संशोधन की जो तीसरी प्रक्रिया है, जिसमें विशेष बहुमत ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आधे राज्यों के विधानमंडल की उसे स्वीकृति मिलनी भी जरूरी होती है, या राज्य द्वारा उसका अनुमोदन भी जरूरी होता है। इससे पहले हम विशेष बहुमत का अर्थ पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, संविधान में संशोधन करने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए दो प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता, मैंने आपको कल बताया था ना बेटा। तो दो प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कम से कम जितने सदन की सदस्यता है उसके आधे से एक ज़्यादा उसे मत तो मिलना ही चाहिए। दूसरा, संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के 2/3 होनी ही चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया है कि विशेष बहुमत से अभिप्राय क्या है, इसके दो अर्थ होते हैं। पहला, जो सदन है, अमुक सदन है, उस अमुक सदन की कुल सदस्य संख्या है उसका 50%, एटलीस्ट 50%, यानी आधा भाग या आधे से एक ज़्यादा उसे समर्थन मिलना चाहिए। दूसरा, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का, उपस्थित और सदस्यों की संख्या में भाग लेने वाले, जो मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या है, या मतदान में जो भागने वाले सदस्य हैं, उनकी सदस्यों की संख्या का 2/3 तो होना ही चाहिए। संशोधन विधेयक को मैंने आपको जैसे कल बताया था बेटा कि उसे संशोधन विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कभी भी संबोधित नहीं या बुलाया नहीं जा सकता। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने की प्रावधान नहीं है। कोई भी संशोधन विधेयक बिना विशेष बहुमत के, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, कोई भी संशोधन विधेयक संविधान में संशोधन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करने के लिए कोई भी विधेयक विशेष बहुमत के पारित नहीं हो सकता। तो मैंने विशेष बहुमत का अर्थ आपको बताया है, यानी कि विशेष बहुमत का पहला अर्थ क्या है, विशेष बहुमत का, विशेष बहुमत का पहला अर्थ, पहला अर्थ, पहला अर्थ कि उस सदन के, उस सदन के, उस सदन के कुल सदस्यों की, कुल सदस्यों का 1/2 भाग का समर्थन, का समर्थन। और दूसरा अर्थ क्या है बेटा, दूसरा अर्थ है उपस्थित, उपस्थित एवं
मतदान में भाग लेने वाले, मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करना, 2/3 बहुमत से पारित करना। तो उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करना। तो दोनों आपको मैंने अर्थ बताए थे। मैंने आपको बताया था कि विशेष बहुमत क्या होता है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनकी संख्या वो सदन के कुल संख्या का कम से कम तो 50% होने चाहिए, 50% से एक ज़्यादा। और दूसरा संशोधन का मतलब क्या है, संशोधन का समर्थन करने वाले की सदस्यों की संख्या है वो मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या की 2/3 होनी चाहिए। तो विशेष बहुमत का मैंने बेटा आपको अर्थ बताया है। पहला अर्थ क्या है, विशेष बहुमत का पहला अर्थ उस सदन के कुल सदस्यों का 1/2 भाग का समर्थन। और दूसरा अर्थ क्या है, उपस्थित, यानी सदन की संख्या कितनी है लेकिन कितने जने उपस्थित रहे, संशोधन विधेयक के समय कितने जने उपस्थित रहे, कितने जनों ने मतदान में भाग लिया, उस भाग लेने वाले सदस्यों में, मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो मैंने आपको अब जैसे बताया है, कोई भी संशोधन विधेयक है वो बेटा, उस संशोधन विधेयक है उसे विशेष बहुमत के बिना पारित ही नहीं किया जा सकता। तो कोई भी संशोधन विधेयक है उसे विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा, कोई भी संशोधन विधेयक है, उस संशोधन विधेयक को जब तक वह विधेयक विशेष बहुमत से पारित नहीं होगा, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। अंत में देखो आप, कोई भी, मैं बार बार आपको ये पन्ना दिखा रहा हूँ, कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता। अंतिम लाइन देख रहे हो ना, ये कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता। ये कोई साधारण विधेयक नहीं है, ये संविधान संशोधन विधेयक है। और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और विशेष बहुमत का क्या अर्थ है, पहला अर्थ है उस सदन के कुल सदस्यों का 1/2 भाग, या उस सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य उनका 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पारित होना ही चाहिए। तीसरा हमारा, आपको पता है संशोधन का तरीका क्या है, राज्य द्वारा अनुमोदन। आपको पता है संविधान में कुछ उपबंध है जो साधारण बहुमत से, कुछ उपबंधों में 2/3 बहुमत से या विशेष बहुमत से, और कुछ उपबंधों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत ही पर्याप्त नहीं होता बेटा, उसके लिए कम से कम 50% जो राज्य हैं उनके विधान मंडलों की स्वीकृति परम आवश्यक है बेटा। उसके देश के आधे राज्य हैं, उनके विधान मंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। संविधान में कुछ उपबंध ऐसे हैं। तो मैंने आपको बताया विशेष बहुमत का अर्थ उस सदन के सदस्यों का, कुल सदस्यों का 1/2 भाग का समर्थन, और दूसरे अर्थ में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। 2/3 बहुमत से, मैंने आपको बताया था 2/3 लिखा हुआ ना यहाँ पर, 2/3, 2/3 2/3 सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है, उसका मत पड़ना आवश्यक है। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं हो सकता। और तीसरा हमारा तरीका है राज्यों द्वारा अनुमोदन। राज्यों द्वारा अनुमोदन, जैसा मैंने आपको बताया बेटा, संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनमें संशोधन के लिए केवल विशेष बहुमत ही पर्याप्त नहीं होता जी, उसके लिए कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडल की स्वीकृति होनी आवश्यक है। विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित
जनप्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन के लिए मैंने आपको कहा राज्यों से परामर्श और उनकी सहमति होना जरूरी है। सहमति होना जरूरी है। जैसे जीएसटी के मामले में हमने देखा था ना, संविधान में कुछ उपबंधों में संशोधन करने के लिए मैंने आपको फिर बताया है कि विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होता। राज्य और केंद्र के बीच में आपको पता है संघात्मक व्यवस्था में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, इसलिए राज्य और केंद्र के द्वारा उसे सहमति मिलनी आवश्यक होती है। जैसा कि बच्चों आपको बताया है, हमारे संविधान में जो फेडरल कंट्री है जिसमें केंद्र और राज्य होते हैं, संघीय संरचना का अर्थ क्या है? राज्यों की शक्तियां केंद्र की दया पर नहीं निर्भर होती है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के जो विषय हैं वो केंद्र पर निर्भर नहीं होते। राज्य सूची के विषय हैं वो राज्य के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती तक वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जा सकता। आपको पता है, मैंने आपको जीएसटी का उदाहरण दिया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके तहत आधे राज्यों द्वारा उसका अनुमोदन किया गया तभी वह स्वीकृत हो पाया। तो संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने की व्यवस्था दी गई है। जब तक, आपको मैंने फिर बताया है कि जब तक आधे राज्यों के 1/2 यानी आधे राज्य, देश में कुल राज्य उनके आधे राज्य, आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा, विधानमंडल जब नाम लिया जा रहा है तो विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, क्योंकि विधानमंडल जब नाम लिया जाता है तो उसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों आते हैं। तो आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा सहमति होना आवश्यक है, सहमति मिलना आवश्यक है, उसे सहमति मिलनी बहुत जरूरी है। तो आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा उसे सहमति मिलना आवश्यक है, सहमति होना जरूरी है। मैंने आपको फिर बताया कि संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनमें विशेष बहुमत मिलना ही आवश्यक नहीं है, पर्याप्त नहीं है। उनमें संशोधन करने के लिए आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा उसे सहमति होना आवश्यक है। आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा सहमति होना आवश्यक है। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि संविधान में कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति में व्यापक सहमति की उपेक्षा की जा सकती है। इस प्रावधान में राज्यों के अधिकारों को जगह दी गई है। इसके अंतर्गत राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। राज्य है वो संशोधन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। राज्य को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। तो केवल आपको पता है फेडरल कंट्री में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें राज्य सूची का विषय है वो केंद्र की दया पर निर्भर नहीं करते। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची पर केंद्र कानून बनाता है और राज्य सूची पर और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि विवाद हो जाए तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है और राज्य सूची पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है। तो जैसे कहा गया है कि हमारा देश है वो फेडरल है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आपको पता है हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है। कठोर होने के बावजूद उसे काफ़ी हद तक लचीला बनाया गया है। कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। हम देख सकते हैं संशोधन प्रक्रिया में केवल आधे राज्यों के अनुमोदन और राज्य विधानमंडल के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कठोर है, कठोर तो इसलिए कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति, और लचीला इसलिए यानी आधे राज्यों के विधानमंडल साधारण बहुमत से भी पास कर दे तो संविधान संशोधन हो जाता है। तो कठोर किस लिए कि विशेष बहुमत, संसद के द्वारा विशेष बहुमत भी मिले और राज्य के विधानमंडल उसे सहमति भी दे। लेकिन लचीला किस रूप में, यदि राज्य के विधानमंडल उसे साधारण बहुमत से भी स्वीकृति दे दे तो वह संशोधन माना जाता है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि शर्तों को कठोरता के बावजूद संशोधन करने की प्रक्रिया अव्यवहारिक नहीं है। संक्षेप में
भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया में राज्य को भी सक्रिय भूमिका है। राज्य है, उनकी भूमिका है वो बताई गई है। फेडरल कंट्री है, संघात्मक देश है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें राज्य की सूची के दिए गए विषय है वो केंद्र की दया पर निर्भर बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इतनी यदि आसान नहीं बना दी जानी चाहिए कि जब चाहे उसे तोड़ा मरोड़ा जा सके, और इतनी कठोर भी नहीं होए कि उसमें आवश्यक संशोधन में न हो सके। लेकिन इस बात का भी उन्होंने ख्याल रखा कि भावी पीढ़ियां समय की जरूरत के हिसाब से उसे आसानी से संशोधन कर सके। तो फिर मैंने आपको बताया राज्य द्वारा अनुमोदन है वो आवश्यक है। मैंने आपको बताया है कि संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिसमें खाली विशेष बहुमत बेटा पर्याप्त नहीं होता, उनमें संशोधन करने के लिए आद्य राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति होनी जरूरी है। आद्य राज्यों के विधानमंडल द्वारा सहमति होनी जरूरी है। इसके साथ मैंने आपको बताया था संघ सूची और समवर्ती सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पे राज्य है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाता है। लेकिन यदि दोनों के बीच विवाद हो जाए तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। इसके साथ राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है। हाँ, इसके अंतर्गत हमारे देश में संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की व्यापक भागीदारी है वो मैंने आपको बताया है, वो सुनिश्चित की गई है। यानी कि इसके अंतर्गत राज्यों को भी भाग लेने, संविधान के संशोधन में राज्यों को भी भाग लेने का अधिकार दिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया में कठोर होने के बावजूद उसे काफ़ी हद तक लचीला बनाया गया है। हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन के लिए केवल आद्य राज्यों के अनुमोदन, सिर्फ आद्य राज्य। कठोर किस लिए कि उसे विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, संसद के विशेष बहुमत। और लचीला किस लिए कि विशेष बहुमत के साथ साथ यदि राज्यों का विधानमंडल उसे साधारण बहुमत से भी पारित कर दे तो संशोधन माना जाता है। तो हमारा संविधान कठोर और लचीला है। कठोर किस लिए कि उसे आसानी से केंद्र है वो तोड़ मरोड़ नहीं सके या आसानी से उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सके। लेकिन लचीला किस लिए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां समय काल और परिस्थिति के हिसाब से उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सके। तो मैंने आपको बताया है कि विशेष बहुमत है उसकी आवश्यकता। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं कुछ विषय, संविधान में संशोधन का विषय और विशेष बहुमत और राज्य के अनुमोदन। तो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है, उसमें विशेष बहुमत, साथ साथ आद्य राज्यों द्वारा अनुमोदन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, केंद्र सूची में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में बदलाव, चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध, ये कुछ विषय दिए गए हैं जिसमें संशोधन के विषय, विशेष बहुमत और राज्य द्वारा अनुमोदन, इसमें कुछ 3-4 पॉइंट भी दिए गए हैं। तो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, केंद्र सूची में परिवर्तन, किसी प्रकार का बदलाव, राज्य की सीमाओं में किसी प्रकार का बदलाव, चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध। संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए? आपको पता है 26 जनवरी 2019 तक हमारे संविधान को लागू हुए 69 वर्ष हो गए हैं, और 26 जनवरी 2020 को हमारे संविधान को लागू हुए 70 वर्ष हो गए। यानी हमारा संविधान है वो 70 वर्ष पुराना हो गया है। 12 जनवरी 2019 तक इसमें 103 संशोधन किए जा चुके हैं। 12 जनवरी, ये 2019 तक के आंकड़े बेटा, 2019 तक हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं। 70 वर्ष के दौरान 103 संशोधन हो चुके हैं। 103 संशोधन हो चुके हैं। संशोधन प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए संशोधन की यह संख्या काफ़ी बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि हमारे देश में संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी कठोर है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो जानते हम ये हैं कि इतने सारे संशोधनों के पीछे क्या वजह रही है, इसका निहितार्थ क्या रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 2019 तक
हमारे संविधान को लागू हुए 69 वर्ष, और 2020 26 जनवरी 2020 तक इसे लागू हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। लागू हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। 26 जनवरी 2020 तक हमारे संविधान को लागू हुए। हमारा संविधान आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 2020 तक इसे लागू हुए कितने साल हो गए बेटा? 70 साल हो गए। और 12 जनवरी 2019 तक इसमें 103 संशोधन किए जा चुके हैं। हमारे देश में आपको पता है संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है, काफ़ी जटिल है, काफ़ी कठोर है, जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन विशेष बहुमत होने के बावजूद भी 103 संशोधन की संख्या काफ़ी आश्चर्यजनक लगती है, काफ़ी बड़ी है ये संख्या। 103 संशोधन किए जा चुके हैं। तो 70 वर्ष के दौरान हमारे देश के संविधान में 103 बदलाव, 103 संशोधन किए जा चुके हैं। तो हम देखते हैं कि इन संशोधनों की प्रक्रिया है वो ऐसे क्या कारण रहे हैं, इतने संशोधन हो चुके हैं। तो यह संविधान की कठोरता को देखते हुए हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। इसको देखते हुए हमारे देश में विशेष बहुमत से संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसको देखते हुए 103 संशोधन है वो ज़्यादा ही है बेटा, कुछ ज़्यादा ही है। संशोधन प्रक्रिया को कठोर को देखते हुए ये संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी बड़ी है। हम देखते हैं कि इतने संशोधन के पीछे क्या कहानी रही है, इसके निहितार्थ क्या रही है, इसके बारे में आपको कल पढ़ाऊंगा। ये आपका होमवर्क है, इसको लिखना बेटा। मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, विशेष बहुमत हो चाहे कुछ भी हो, विशेष बहुमत हो, अनुच्छेद 368 हो, विशेष बहुमत का पहला अर्थ, दूसरा अर्थ है राज्य द्वारा अनुमोदन, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 12 जनवरी 2019 तक हमारे संविधान में 103 संशोधन, इनके बारे में मैंने आपको बताया। इसको लिखना है, याद करना है। ये बेटा आपका होमवर्क है। धन्यवाद।